कि क्या है। ये गूगल रिपोर्ट हो सकता है, तो गूगल रिपोर्ट को हम नहीं मानते। तो आप लोग के मुंह से कुछ नहीं निकलता है और फंड के नाम पे एक रुपए नहीं निकलता है। ये किशनगंज को आजादी से अब तक एक कॉलेज नहीं मिला। जितने भी कॉलेज आज तक बना है वो यहाँ की जनता ने खुद बनाया। यही आपका काम है। आप लोग बैठकर भ्रष्टाचार फैलाते हैं और बोलते हैं जन हित के लिए काम कर रहे हैं, लूट के तो खुद खाते हैं। किसको बचा रहे हैं आप? घुसपैठी घोषित करने में लगा हुआ है। पहले आप लोग अपने नेता से बात कीजिए। कोई भी काम बिना पैसा का नहीं होता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार बिहार, मैं हूं अभिषेक सिंह और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस आज आ पहुंची है किशनगंज जिला के बहादुरगंज विधानसभा में। और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस कुल 30,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर रही है इस वक्त, और 243 विधानसभा में जा जाकर चाक चौराहों पर जनता के पक्ष को जानने की कोशिश कर रही है। और इसी क्षण में, इसी कड़ी में आज किशनगंज विधानसभा में यहाँ पे चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के प्रतिनिधि यहाँ पे हमारे मंच में मंचासीन होंगे। और इसके बाद उनसे हम 2-2 मिनट का उनको समय देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के सवालों को सीधा यहाँ के प्रतिनिधियों से आज सवाल करने का मौका मिलेगा, यहाँ की जनता को सवाल करने का मौका मिलेगा, क्योंकि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं जनता का बहुत ही ज़रूरी हक होता है, क्योंकि जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार गिराती है। तो इसलिए आज बहुत देरी ना करते हुए सीधा जनता से भी हम संवाद करेंगे और आज उनको मौका देंगे कि उनके प्रतिनिधियों के सामने उनके सवाल को उठाया जाए और उनसे सीधे तौर पर जवाब लिया जाए। इसी कड़ी में मैं यहाँ के राजद विधायक अंजार नईमी जी को आग्रह करूंगा कि वो आएं और मंच में हमारे आके सीट ग्रहण करें। सर, राजद विधायक अंजार नईमी जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। पवन कुमार अग्रवाल भाजपा जिला कोषाध्यक्ष हैं, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा और आग्रह करूंगा मंच में आए सर और अपनी जगह ग्रहण करें। सर, बंटी सिन्हा जदयू नगर अध्यक्ष हैं, इनसे भी मैं गुजारिश करूंगा सर आए अपने मंच में ग्रहण करें सीट। वसीकुर रहमान नव अध्यक्ष प्रतिनिधि सीमांचल एजुकेशन मूवमेंट के अध्यक्ष हैं, ये जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इनका भी मंच में। वरुण सिंह बिहार प्रदेश भाजपा नगर निकाय प्रकोष्ठ संयोजक हैं, इनसे भी मैं आग्रह करूंगा मंच में आए और बैठें, इनका भी जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। अब हमारे यहाँ के प्रतिनिधि मंचासीन हो चुके हैं, अपने अपने स्थान पर बैठ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं राजद विधायक अंजार नईमी जी को कहता हूं कि सर 2 मिनट का समय है, संक्षिप्त में लोगों के बीच में अपना विचार रखेंगे आप सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जब 2020 में चुन करके आए तो उस समय में चाहे टेरागाछ हो, चाहे बहादुरगंज हो या दिघल बैंक के 3 पंचायत हों, हर जगह सड़कों की स्थिति बहुत बदतर थी। हम लोग आए, लगभग 600 से अधिक सड़कें बनवाने का काम किया, लगभग 60 पुल पुलिया बनवाने का काम किया। आज अगर आप देखेंगे टेरागाछ में हम लोग जब चुनाव के दौरान जाते थे तो कहीं आपको सड़कें नज़र नहीं आती थी, बहुत कम सड़कें था। आज अगर आप देखिएगा जिधर घुसिएगा उधर ही सड़कें नज़र आएगी। वही स्थिति बहादुरगंज का है। सड़कें तो यहाँ थी लेकिन बहुत जर्जर स्थिति में था, जो 30 साल 35 साल 25 साल 20 साल तक उसका रिपेयर नहीं हो पाया था। ऐसे ऐसे सड़कों को हम लोगों ने बनवाने का काम किया। जो सबसे बहुत ही ख़राब स्थिति में अगर कोई सड़क था तो वो बहादुरगंज टेरागाछ सड़क था। उसको काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम लोगों ने टेंडर करवाया। परिस्थितिवश वो टेंडर सक्सेस नहीं हो पाया, फिर रिटेंडर हुआ। रिटेंडर के बाद फिर मामला कोर्ट चले गया। कोर्ट के बाद अभी कुछ दिन पहले ही उसका कोर्ट का निर्णय आ गया है। बहुत जल्द वो सड़क भी बनने जा रही है। ये सड़क बनने के बाद हम समझते हैं कि बहादुरगंज पूरे विधानसभा में रोड पुल पुलियों की स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि 100% कंप्लीट हो गया, लेकिन बहुत कम पुल पुलिया और सड़कें रह जाएगा, जिसको मुझे आने वाले दिनों में बनाने की ज़रूरत है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी अमूलचूल परिवर्तन आया। हमारे यहाँ पहले बहुत कम हाई स्कूल थे, गिने चुने हाई स्कूल थे जहाँ
हमारे बच्चे बच्चियों का शिक्षा को ड्रॉप कर देना पड़ता था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो हर पंचायत में मेट्रिकुलेशन 10th से लेकर 12th तक की पढ़ाई होती है। और खास करके टेरागाछ में डिग्री कॉलेज का अभाव था, उसके लिए भी हम लोग बार बार विधानसभा में क्वेश्चन किए, अंततोगत्वा वहाँ भी स्वीकृति मिल गई। चिन्हित ज़मीन को भी चिन्हित कर करके भेज दिया गया है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द भवन का अलॉटमेंट होगा और वहाँ भी आने वाले दिनों में ग्रेजुएशन की भी शिक्षा होने लगेगी, तालीम होने लगेगा। और अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखेंगे कि पहले हॉस्पिटलों में 132 दवाइयाँ मिलती थी, लेकिन जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री के साथ साथ ये 17 महीने के कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री भी थे, तो उनके कार्यकाल में लगभग 672-73 दवाइयों को स्वीकृति दी और आज वो सारी दवाइयाँ आज मिल रही है हॉस्पिटलों में। और ख़ास करके बहादुरगंज आज ज़रूरत है डॉक्टरों का। आज हमारे यहाँ बड़े बड़े APSC के भवन बन गए हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है, ना ही आपका नर्स है, ना NM है। तो ये सारे चीज़ों का अभाव है, चूँकि सरकार बहाल नहीं कर रही है। अगर बहाली करेगी तो ये सारे जगहों पर डॉक्टर होगा तो हमारे लोगों को भी सुविधा होगा, लेकिन ये नहीं होने के कारण आज क्षेत्र में जो हमारे बड़े बड़े भवन बन करके APSC के बड़े बड़े भवन बन के तैयार हैं, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, ना NM है, ना कोई नर्स है। तो इससे बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। हम लोग वादा करते हैं कि आने वाले दिनों में गठबंधन का सरकार बनता है तो ये सारी चीज़ों को दूर किया जाएगा और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहाल की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी दोबारा फिर हम आपके बीच में आएंगे और आपसे विचार जानने की कोशिश करेंगे। अब मैं पवन कुमार अग्रवाल जी को आग्रह करता हूं कि सर 2 मिनट का आपको भी समय मिलता है और संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के विचार प्रकट करें। सर आए हुए सम्मानित जनता को पवन कुमार अग्रवाल की तरफ से प्रणाम आदाब। रही बात कुछ भी कहने की, तो सवाल ये है कि ये डबल इंजन की जो सरकार है, विकास तो किया ही है, विकास कर भी रहे हैं, विकास आगे होगा भी। आज हमारे क्षेत्र में 75 साल में साहब रेलगाड़ी नहीं चली, हम लोग रेलगाड़ी चलाने का काम किए हैं। आज बीबीगंज का नाम हो, आज कलियागंज का नाम हो, आज तुलसिया का नाम हो, डिक्शनरी में चढ़ेगा। अब सवाल है कि अब हमारी ये एक योजना आ रही है जिसमें हम महिलाओं को 10,000 रुपया करके देंगे। लोग चुनाव के बाद देंगे, हम चुनाव से पहले देने जा रहे हैं। उस योजना को, अगर उस योजना को देखने वाले लोग अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें और उसका लाभ पहुंचाएं तो हमारी यहाँ की महिलाएं समृद्ध बनेगी, व्यापार आगे बढ़ेगा। अब है डबल इंजन की सरकार केंद्र में। लोग बोलते हैं यहाँ राजनीति हो जाती है जात पात पे लास्ट में, तो जात पात कुछ नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी की कोई योजना या राज्य सरकार की कोई योजना ऐसा तो नहीं है कि फलाने को मिला और फलाने को नहीं मिली। ऐसा अगर एक भी आदमी है तो आप बताइए। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना है, ये सारे लोगों को मिलेगी। ये भ्रम फैलाना, भ्रम को दूर करना, ये हमारा दायित्व है, हमारे प्रतिनिधियों का दायित्व है, हम लोग का दायित्व है। क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है, इसको लाने के लिए हम लोग को जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, जिससे हमारा किशनगंज सुधरेगा, बिहार सुधरेगा। आज मान लीजिए पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, इसका सीधा लाभ किशनगंज को, अररिया को, पूर्णिया को, कटिहार को मिलेगा। ये सीमांचल को ही लाभ मिलेगा। हम लोग को फ्लाइट पकड़ने के लिए बागडोगरा जाना पड़ता था, अब हम पूर्णिया जाएंगे। और ट्रेन पकड़ने के लिए हम लोग को मान लीजिए किशनगंज जाना पड़ता था, अब हम पुआखाली पकड़ सकते हैं, अब हम तुलसिया में पकड़ सकते हैं। ये सारी उपलब्धियाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, डबल इंजन की सरकार की है। और डबल इंजन की सरकार मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। बीच बीच में अवरोध आ जाता है, जिसके चलते हम लोग को पीछे आना पड़ता है। और इस बार की जनता अगर चाहेगी तो ये अवरोध नहीं आने देगी। एनडीए की सरकार बनेगी और जोर शोर से बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं बंटी सिन्हा जी से आग्रह करता हूं कि सर 2 मिनट का समय है आपके पास, संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखें। सर प्रभात खबर द्वारा आयोजित इस चुनावी चौपाल में आए हुए हमारे 52 बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता का मैं बंटी सिन्हा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वर्ष ये बताने की बात नहीं है कि हमारे सूबे की नीतीश सरकार ने आम जनों के लिए और पूरे बिहार वासियों के लिए क्या किया है।
ये जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ देख सकते हैं, जहाँ खड़ा है वहाँ भी नज़र आएगा। और मैं जानकारी के लिए कुछ जानकारी जो मुझे है मैं बता देना चाहूँगा कि जब राजद की सरकार थी तो उस समय साक्षरता दर जो था हमारे पूरे बिहार की आबादी का वो 47% था, लगभग 47% था। और जब से नीतीश जी की सरकार सूबे में आई है, सत्ता की बागडोर अपने हाथों में उन्होंने लिया है, वो साक्षरता दर 79% के अप्रोक्स में आ गया है। ये कहीं ना कहीं विकास है। विकास का सिर्फ ये मसला नहीं है कि आप सड़कों का जाल बिछाएं, और सड़कों का जाल के लिए आप गांव-गांव में देख लीजिए, हमारी सरकार ने 7 निश्चय जो योजना लागू की थी, हर गली में हर टोलों में संपर्क के तहत पेपर ब्लॉक का कार्य हो या पीसीसी का कार्य हो या मनरेगा के तहत जो भी कार्य हो, सारे कामों को करने का काम किया। साथ ही हमारी महिलाएं जो 2001 की साक्षरता दर थी वो मात्र 33% थी, और जब से हमारी सरकार ने अपना साक्षरता के इस पे काम करना शुरू किया, स्कूलें खुलवाई, बच्चों के शैक्षणिक जो स्तर है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने, हमारे नीतीश सरकार ने जो काम किया है, महिलाओं का साक्षरता दर अब मैं बता दूं कि लगभग 73%, ये कम बड़ी बात नहीं है कि 73% हमारी बिहार की महिलाएं साक्षर है, वो जानती है अपने अधिकारों को। साथ ही 35% आरक्षण जो हमारी सरकार ने बिहार की सभी नौकरियों में महिलाओं को देने का काम किया। ये महिलाओं के सम्मान की बात है। ये माई बहन योजना हो या जो भी योजना हो, वो विपक्ष का एक साजिश है और कुछ नहीं। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। ये निरंतर जो हमारी सरकार 2005 से सत्ता का बागडोर अपने हाथ में संभाली है, तब से नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार लगातार विकास की बात करती है, लोगों को विकास के नए नए आयाम दे रहे हैं। हमारे यहाँ पहले अर्रावाड़ी में कृषि कॉलेज की स्थापना हमारे एनडीए सरकार में हुई। आपका बहुत सारा ऐसा आपका एनआईटी है, आपका जो भी यहाँ पे आप विकास की बड़ी बड़ी चीज़ें देखेंगे। आप लौचा पुल देख लीजिए जो हमारे 2010 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था, उसको पूरा करने का काम किया। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, मैं अगर गिनाना चाहूँ तो मुझे लगता है सारा कार्यक्रम मेरे ही ऊपर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन योजनाएं नीतीश जी की ख़त्म नहीं होगी। ये डबल इंजन की सरकार है, और निश्चित रूप से जो हम लोगों का अभी माहौल चल रहा है 2025 225 फिर से एनडीए, फिर से नीतीश। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वसीकुर रहमान जी हमारे बीच हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा सर 2 मिनट में संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखें सर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बहादुरगंज की सभी जनता जो आए हुए हैं यहाँ पे, हमारे माननीय जी यहाँ पे पधारे हुए हैं। ये प्रभात खबर द्वारा चलाई जा रही ये चौपाल जो कार्यक्रम है, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ। मेरी शुरुआत जहाँ से हुई किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट, मैं वहाँ उसका अध्यक्ष रहा। ये किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट तब चला जब 2009 से अलीगढ़ को ज़मीन देने की जब बात आई कि माइनॉरिटी के लिए एक उच्च स्तरीय कॉलेज या संस्थान बने, तो एक हमारे एएमयू के लिए ज़मीन का जब चिन्हित किया गया सीमांचल में, तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, तो ज़मीन मिलने में जो कठिनाइयाँ हो रही थी, कोई इसके लिए आगे नहीं आ रहा था। तब एक मूवमेंट बना बहादुरगंज से, जिसका नाम किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट पड़ा, और 2011 में अक्टूबर में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। तब जा कर के 224 एकड़ ज़मीन नीतीश सरकार के द्वारा मिला। लेकिन जो ही सरकार बदली, जिसको आप बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार आई, भाजपा सरकार आने के बाद हमको 1 रुपये का फंड नहीं मिला अब तक, जिसके वजह से आज तक एक वो अधर में है। और इसका जो एक आज अध्यक्ष जी जो आपका प्रदेश अध्यक्ष जी है, इनके पीछे तब से बड़ा हुआ रहा। बहुत सारी साजिश है कि जिससे केस हुआ, और केस को एनएमसीजी में, एनजीटी में कहाँ नहीं अटकाया, जिसको ये एक तरह का इंजेक्शन डाल दिया। इंजेक्शन डालने के बाद ये आज अधर में अटका हुआ है। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। आज मैं नगर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और जब से मैं जहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। आप देख ही रहे होंगे कि आप लोग, जब से मैं यहाँ हूँ, जब से मुझे आप लोगों ने यहाँ भेजा है, मैं काम लगातार अपनी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। बाकी रहा यहाँ पे जितने माननीय हैं, जितने पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे अभी सवाल जवाब होगा, क्योंकि ये अभी इंट्रोडक्शन है। बहुत सारी बातें हैं हमारी। सिर्फ जो एक हमारा जो अधिकार है, यही नहीं है कि हमको सिर्फ पुल या नाली वगैरह इतना ही तक मैं महदूद नहीं हूँ। मेरा जो अधिकार है सिर्फ साक्षरता दर हासिल करना नहीं है। मेरा है कि आज नेहरू कॉलेज में सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो रही है। आज एक डिग्री कॉलेज नहीं है,
एक आपको लौचा पुल जब बना तो हम लोगों ने 3 साल आंदोलन किया, तब जाके लौचा पुल बना था। क्या आंदोलन करने के बाद मुझे पुलिया मिलता है? आज लोग मंगल ग्रह पर रहते हैं, चांद पे जाने की सोच रहे हैं, और आज हम पुलिया की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही हमको खराब लग रहा है। और सभी लोग को आज अगर 5 किलो 10 किलो अनाज दे करके आप सिर्फ टरकाना चाहते हैं, ये सही नहीं है, ये विकास की बात नहीं है। अगर विकास करना है, एजुकेशन जो संस्थान हमारे यहाँ है उसको थोड़ा सा अपडेट किया जाए। और हमारे यहाँ जो आज बहादुरगंज में जहाँ आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये किशनगंज जिला का एक केंद्र है। अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो ये केंद्र है, यहाँ जिला होना चाहिए था। आज 36 साल से प्रस्तावित आज सब डिवीज़न है, ठाकुरगंज और बहादुरगंज सब डिवीज़न नहीं बन सका, तो विकास कहाँ है? कैसे विकास होगा? विकास होने के लिए आपको अपडेट करना पड़ेगा। सिर्फ धान चावल गेहूँ राशन ये देने से विकास नहीं है। और बाकी अभी सवाल जवाब और होगा, क्योंकि प्रोग्राम तो अभी चलना है, बहुत सारी बातें अभी आएगी खुल के आप लोगों के सामने। आप जितने जनता यहाँ मौजूद हैं, आप लोग भी अपने सवाल कीजिए, मुझे भी जहाँ पे प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजे हैं मुझसे भी सवाल कीजिए। गलतियाँ इंसान से होती है, लेकिन सुधारने का मौका मिलता है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ विराम बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच वरुण सिंह, बिहार प्रदेश भाजपा नगर निकाय प्रकोष्ठ संयोजक हैं। हेलो। संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखें सर। प्रभात खबर के चौपाल को धन्यवाद कि आप इस प्रकार के कार्यक्रम को लेके आए। इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे बहादुरगंज के गरिमा में जितने लोग आए हैं उनका अभिनंदन। सम्मानित मंच, आज ये चर्चा हो रही है बहादुरगंज और बिहार और क्षेत्र के विकास की। जहाँ तक हमें याद है 90 से 5 तक जो हमने सरकार देखी है, और उस सरकार से रूह काम जाने वाला काम हुआ है। हमेशा हर जगह हर चौराहे पर एक एक रंगदार हुआ करता था। लेकिन जब 2005 में डबल इंजन की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, 2005 से 2010 तक प्रशासन को सुधारने का काम किया, विकास करने का काम किया। हमको नहीं मालूम कि विकास का क्या डिफिनेशन है, विकास का क्या डिफिनेशन है हमको नहीं मालूम, लेकिन विकास हर क्षेत्र में हुआ। सड़क बनी, पुलिया बने, शिक्षा में सुधार हुआ। जहां बच्चियां घर से निकलने में डरती थी, आज दंदनाती हुई अपनी साइकिल पर चढ़कर बच्चे 12 बजे रात में घर जाती, उसे टोकने वाला कोई नहीं है। क्या ये विकास नहीं है? ये भी विकास है कि आज निडर होके हमारे सारे लोग निकलते हैं। और 2005 के बाद जिस प्रकार के काम हुए, अनाज भूखमरी आती थी, जिसकी उम्र है वो जानते हैं कि लोग को भूखमरी आती थी। आज भूखमरी नहीं है। हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज के हिसाब से जितने सदस्य हैं उनको अनाज मिलता है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लकड़ी चूल्हा और गोईठा को लेकर जमा किया जाता था, आज गैस के चूल्हे पर खाना बनाते हैं। आज विकास की बात करते हैं, आपको आयुष्मान कार्ड दिया गया, इलाज के लिए आपको सोचना नहीं है। आज हाल ही में आपको जहां 400 रुपया आपको वृद्धा पेंशन मिलता था, उसको 1100 रुपया किया गया। हाल में ही 125 यूनिट बिजली को फ्री किया गया। अभी हम लोग जो है जीविका के द्वारा हर महिला को 10,000 रुपया देने जा रहे हैं जो जीविका से जुड़े हुए हैं। अगर उन्होंने व्यवसाय कर लिया और उसके व्यवसाय को चेक कर लिया तो उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। बच्चे को, हर बच्चे को जो मैट्रिक पास करता है उसको पैसा मिलता है। हर बच्चे को जो इंटर पास करता है उसको पैसा मिलता है। हर बच्चे को पोशाक के लिए पैसा मिलता है। विकास कहाँ नहीं है? क्या है विकास का डिफिनेशन? सिर्फ एक बात को पकड़ के रखिएगा तो विकास है। चारों बगल विकास देख रहा है ये डबल इंजन एनडीए के सरकार में। माननीय नीतीश कुमार और माननीय केंद्र सरकार मिलकर इतनी विकास की है कि आने वाले 25 साल तक सिर्फ और सिर्फ एनडीए की ही सरकार होगी। और लोग का विकास, लोग का सेवा हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री करते रहेंगे। आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन विकास यहाँ होता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं वास्तु विहार और राकेश मसाला, और हमारा मीडिया पार्टनर है डेली हंट। और अब हम आगे की कड़ी में अब यहाँ पे स्थित मौजूद जो हमारी जनता है, हम जनता के पास चलेंगे और उनसे सीधा सवाल लेंगे। तो मेरा गुजारिश है कि आप लोग अपने स्थान पर जब भी सवाल किसी को करना होगा तो वो वहाँ पे खड़े होकर हाथ उठाएगा और हम उसके पास आएंगे, उसका सवाल लेंगे, फिर उनके प्रतिनिधियों से उनका जवाब मांगेंगे। क्या नाम होगा और सवाल क्या होगा आपका, किससे होगा? मेरा नाम बिट्टू कुमार सिन्हा हुआ।
पिछले 6 महीना में आधिकारिक जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 1376 हत्याएं हुई है। आप 2005 से पहले की बात कर रहे हैं, इस हत्या के बारे में श्रीमान से जवाब किससे सवाल है? माननीय वरुण सिंह जी से। सर जवाब दें इनका। ऐसा है कि ये रिपोर्ट कहाँ से है और क्या है, इसकी ऑथेंटिक और सच्चाई क्या है, हमें जानकारी नहीं है। हमें यह जानकारी नहीं है ये गूगल है कि क्या है। ये गूगल रिपोर्ट हो सकता है तो गूगल रिपोर्ट को हम नहीं मानते, लेकिन हत्याएं अगर हुई है तो एकाध घटना हो सकती है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आपस में रंजिश हो सकती है, आपस में रंजिश हो सकती है, उसमें भी घटनाएं हो रही है। लेकिन आज जो है 2090 के पहले की स्थिति को शायद आपने नहीं देखा हो। आपके उम्र को देख के नहीं लग रहा है कि आप जो है 2005 को देखे हैं। 2005 को अगर देखे होते तो उम्र आपका नहीं है 2005 से देखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल लेंगे। नाम और किससे सवाल होगा? खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और सवाल बताएं। नाम सद्दाम हुसैन हुआ मेरा। मैं यहाँ पे भाजपा के और जेडीयू के प्रतिनिधि या फिर उनके नेता लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे सवाल मेरा यही है कि बहादुरगंज किशनगंज जिला का जो छात्र है, यहाँ के लोग हैं, उनके लिए आज तक आप लोग क्यों नहीं एक गोलबंद होकर एएमयू के लिए क्यों नहीं फंड रिलीज करने के लिए आप लोग आगे बात करते हैं और बड़ी बातें करते हैं। रोड घाट ये तो बनता ही रहेगा, ये तो विकास का होना ही है ये काम। लेकिन अब शिक्षा के लिए क्या काम कर रहे हैं, हमारे एएमयू को फंड का रिलीज के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको जब पूछा जाता है, हमारे सांसद जी जब वहाँ सवाल करते हैं तो आप लोग के मुंह से कुछ नहीं निकलता है और फंड के नाम पे एक रुपये नहीं निकलता है। ये हम लोग के साथ नाइंसाफी क्यों किया जाता है? ये सवाल का जवाब दीजिए आप। सर जवाब दें। हमारे बीच में बंटी सिन्हा जी भी हैं, जदयू से नगर अध्यक्ष। मैं चाहूंगा सर आप जवाब दें इनका। हेलो सदाम बाबू, काफ़ी अच्छा सवाल आपने किया है, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जो वसीकुर भाई हैं, इन्होंने अभी कुछ देर पहले ही कहा कि वर्ष 2011 में हम लोगों ने एएमयू के लिए जो ज़मीन की मांग की थी वो नीतीश कुमार ने पूरी की, लेकिन तत्कालीन सरकार यूपीए की थी। ये चीज़ आप भूल रहे हैं। अगर जमीन अधिग्रहण आपको करा दी गई थी तो यूपीए की सरकार नहीं, वक्त था आप लोगों के हाथों में, वक्त था 2011 से 2014 तक 3 साल का वक्त था। आप लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन करके उस समय क्यों नहीं सरकार के खिलाफ? नहीं, ठीक है, बोलने वाली बात नहीं है। हमारी सरकार अगर ऐसा नहीं चाहती, अगर उनकी मंशा नहीं रहती तो जमीन अधिग्रहण करके नहीं डलवाते। अगर जमीन आपको मुहैया कराया गया है तो फंड मिलेगा, धैर्य रखिए निश्चित तौर पे। और मैं एक चीज और बता दूं इस मंच के माध्यम से कि हमारे पूरे बिहार में तकरीबन 9000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करने का काम हमारी सरकार ने किया। अगर आप डेवलपमेंट में जाइएगा तो आप डेरामारी के पास हल्ला नहीं, जवाब सुने, हल्ला नहीं। अभी फिर मैं आऊंगा, फिर मौका मिलेगा, फिर सवाल करने का मौका मिलेगा। मंचा सिंह जो भी जवाब दे रहे हैं पहले जवाब सुनिए, जवाब दूंगा, हल्ला नहीं। मैं शिक्षा की ही बात कर रहा हूँ। डेरामारी अगर आप लोग किशनगंज जाते होंगे तो रास्ते में ही पड़ता है। अल्पसंख्यक आवासीय छात्रावास और विद्यालय आप देख लीजिए, क्या वहाँ पढ़ाई नहीं होती है? क्या वहाँ हमारे सुरजापुरी इलाके के बच्चे नहीं पढ़ते हैं? पढ़ाई की बात अगर होती है, एएमयू की बात होती है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे युवा है हमारे बीच में, युवा से मैं सवाल लेना चाहूँ। सवाल किससे है और क्या सवाल है? दोनों से सवाल है, भाजपा के लोगों से भी, आरजेडी के लोगों से भी, जेडीयू से। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार बिहार में नहीं है। सबसे पहले बंटी सिन्हा जी जवाब दीजिए। अरे आपके ही पदाधिकारी वसूली जनता से करती है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजते हैं, यही आपका काम है। आप लोग बैठकर भ्रष्टाचार फैलाते हैं और बोलते हैं जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, लूट के तो खुद खाते हैं। किसको बचा रहे हैं आप? क्या दिए बिहार के गरीब जनता को? मुफ्त के चावल नहीं चाहिए, वो मुफ्त वाली कुछ नहीं चाहिए। विकास पर बात करिए, कितना विकास किया आपने? सर भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा सवाल आया है, मैं चाहूंगा बंटी सिन्हा जी जवाब दीजिए कि ये तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जनता देख रही है और पूरा बिहार ही नहीं, मुझे तो लग रहा है पूरा संपूर्ण भारत देख रहा है कि हमारी सरकार जो एनडीए की डबल इंजन सरकार जो सूबे में है वो भ्रष्टाचार के नाम पे जीरो टॉलरेंस पे काम करते आ रही है और हमेशा से करते रही है। नीतीश जी हमेशा से जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पिछले विगत जितने भी चुनाव गए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे नेता नीतीश कुमार जी जहां भी मंच सभा करते हैं वहां भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। और है क्योंकि आप भी अगर जुड़े हैं तो आप भी देख सकते हैं जिस तरह से भ्रष्टाचार जिस तरह से बढ़ता था,
चरणबद्ध तरीके से उसको खत्म करने का काम कर रही है। समय लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं आऊं अलादीन का चिराग घुमा दूं और सारा बहुत काम हो बहुत जाए। धन्यवाद सर, समय बहुत तो बहुत धन्यवाद। अगले सवाल पे आते हैं। नाम और सवाल किससे है ये? मेरा नाम फैजान अहमद है। मैं जेडीयू से ये सवाल है कि आपका जो 7 निश्चय योजना है वो फ्लॉप है, सक्सेस नहीं है। आप अपना 7 निश्चय योजना में जल नल योजना के बारे जो बोल रहे हैं, एक भी नल का पानी आप पी करके दिखा दीजिए, या आपका नेता। और बीजेपी के नेता से मेरा कहना है कि जब जाति का बात करते हैं तो आप ही के नेता हमारे किशनगंज जिला को घुसपैठी घोषित करने में लगा हुआ है। पहले आप लोग अपने नेता से बात कीजिए। जी सम्मानीय हमारे बहादुरगंज के युवा भाई, देखिए यहाँ जो है अमन से सब लोग रहते हैं, कभी किसी प्रकार का भेदभाव की बातें यहाँ नहीं हुई है। और यहाँ पर एसआर का काम हुआ, ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग ने एसआर का काम किया है और सरकारी तंत्र के द्वारा काम किया है। सरकारी के तंत्र के द्वारा काम किया है और सरकारी तंत्र के द्वारा जो प्रमाण मांगा गया, जिन्होंने प्रमाण देने में असमर्थ रहे उसका नाम काटा गया। लेकिन चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हमारे बीच में ये है। मेरा जदयू से सवाल है। मैं संजय भारती को नमस्कार, नगर पार्षद। मैं जदयू से बहुत ही उम्मीद करता था कि अच्छा सरकार चला रहे थे, अच्छा विकास किए हैं। बहुत सारा मुद्दा उठ रही है कि बहुत विकास किए हैं, पंचायत से लेकर नगर तक। सिर्फ विकास करना ही नहीं है। नीतीश कुमार जी का इसमें हम देखा रहे हैं, जब से वो दारूबंदी किए हैं, जितने भी बिहार के नौजुवक हैं स्मैक में बर्बाद कर दिए हैं। खाली करोड़पति सभी को बनाया गया है, चाहे वो प्रशासन के लोग हो चाहे आम पब्लिक हो, जो इससे जुड़े हुए हैं सब करोड़पति बन गए हैं। नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि नवजुवकों को जिंदगी को बचाया जाए। सर, दारूबंदी जो है आखिर सक्सेस नहीं हो पा रही है, ये इनका कहना है। तो अभी मैं जदयू के हमारे बीच में नगर अध्यक्ष बैठे हैं जो, तो उनसे मैं एक बार बंटी सिन्हा जी से सर जवाब दें इनका। बहुत अच्छा सवाल है हमारे नगर पार्षद भाई संजय भारती जी का। और निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2016 में जब हमारी सरकार ने शराबबंदी कानून जब लागू किया था, हमारी घर की महिलाएं जहां शराब ज़्यादा पैमाने पे बिकता था या चलता था, जिस घरों में ज़्यादा विवाद होता था, उसका सबसे मूल कारण शराब ही हुआ करता था। तो जब 2016 में हमारी सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून को लाया बिहार में, लोगों का बहुत ज़्यादा ही उनको विशेष मिला, बहुत लोगों ने सराहा उनकी इस शराबबंदी कानून को। साथ ही जो महिलाएं जिस घरों में लगातार विवाद और झगड़ा होती थी, हत्याएं होती थी मामूली सा शराब के कारण, तो वो उस चीज़ों पे अंकुश लगाए। निश्चित तौर पे आप माने या अथवा रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि इसमें का जो धंधा फल फूल रहा है, तो इसमें हम सबों की भागीदारी है, ये कोई दल या व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम एक अच्छे समाज की परिकल्पना करते हैं तो उनमें सारे लोगों की जन सहभागिता से ही एक अच्छे समाज का निर्माण संभव है। ये नहीं है कि माननीय जी हमारे विधायक बने हैं, ये सारे चीज़ों पे अंकुश लगा सकते हैं, क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि माननीय विधायक जी अपने से कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को सजग होना होगा, हम लोगों को आगे बढ़ के काम करना होगा, तभी ये संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर खड़े हो जाएं। नाम और सवाल किससे है ये बताएंगे। सवाल क्या है? मेरा नाम जहीर आलम है, मैं राजद पंचायत अध्यक्ष हूँ। कि अभी ब्लॉक में आ जाइए, कोई भी काम बिना पैसा का नहीं होता है, तो क्या जदयू के नेता इस पर जवाब दे पाएंगे? सर, आरोप है कि यहाँ के ब्लॉक में बिना पैसे के काम नहीं होता है, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप है, क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हैं, उनका मनसा है कि भाई हमको आरोप लगाना है। भाई साहब ने कहा कि ब्लॉक में या कहीं भी जो भी सरकारी दफ्तर है या कार्यालय है, वहाँ बिना पैसे का काम नहीं होता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पैसा देना नहीं चाहेंगे तो कोई ज़बरदस्ती आपसे ले लेगा? आप अपना काम स्वयं कराने के लिए आप घुसखोरी बढ़वाते हैं, आरोप आप सत्ता पक्ष पे लगाते हैं। सत्ता पक्ष पे आरोप लगाने से बेहतर है कि आप उसकी शिकायत करें। आप पहले, ठीक है, सवाल का जवाब भी सुनिए। आपको शिकायत करने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में बहुत सारे लोग हैं। आप आरटीआई के तहत उसका जवाब लीजिए। आप अगर सक्षम हैं तो आप प्रथम अपीलीय में जाइए, द्वितीय अपीलीय में जाइए। अगर आपका काम नहीं होता है तो आप जनता दरबार में जाइए। अगर वहां संभव नहीं है तो आप नीतीश जी के जनता दरबार में जाइए। आप भ्रष्टाचार के नाम पे सत्ता को घेरने का काम कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप
नाम और सवाल। मेरा सवाल माननीय विधायक जी से है कि क्या आपने अपने कार्यकाल में, पहले आप ठीकरा फोड़ेंगे सरकार पे, लेकिन आपने क्या अनुमंडल बहादुरगंज बनाने के लिए क्या मुद्दा उठाए और बहादुरगंज में रोजगार के लिए आपने क्या कार्य किया, ये चीज़ माननीय विधायक जी से मैं पूछना चाहूँगा। विधायक जी आपके लिए सवाल है, चाहूंगा विधायक जी जवाब दें इनका। देखिए, रोजगार मिलता है सरकार की नीतियों से। अभी जो बोल रहे थे, बहुत सारे लोग गिना रहे थे 2090 से लेके 5 की बात कर रहे थे। जो अत्याचार दलितों के साथ होता था, जो अत्याचार ईबीसी के लोगों के साथ होता था, लालू जी के आने के बाद इन लोगों बेजुबानों को जुबान देने का काम किए। समझे ना, जिस स्थिति में बिहार मिला था लालू जी को, आज अगर वो उसको आगे नहीं ले जाते, आज लोगों में अगर जुबान आया है तो ये लालू जी का देन है। आप बात कर रहे हैं विकास की, अगर विकास की बात कर रहे हैं, 20 साल आपको मौका मिला, लेकिन आज आप वही 28वें पायदान पे हैं। आज सबसे लास्ट पे क्यों है? आज जब विकास की बात करते हैं कि बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ, तो विकास में आपका कम से कम 11वां 12वां 15वां पोजीशन आना चाहिए था। आज वही सबसे लास्ट पायदान पे, 28वें पायदान पे आज भी हैं हम। क्यों? और दूसरी बात, अभी जो बता रहे थे हमारे कुछ लोग कि भ्रष्टाचार सबसे बड़े कमजोरी ये है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई हो तो लोग डरेंगे, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचारियों को और बढ़ावा दिया जाता है और माला पहनाया जाता है, उसको प्रमोशन किया जाता है। तो इसलिए भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। ये सरकार रहेगी तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। दूसरा, अभी बोल रहे थे हमारे बंटी बाबू कि यहाँ शराबबंदी सरकार ने लेके आया, ये बहुत अच्छा कानून था, लोग ने सराहा इसको, सर आंखों पर लिया। नीतीश कुमार जी का वाहवाही होने लगा था, लेकिन क्या आज शराबबंदी है? कहीं नहीं है। शराब खुलेआम मिल रहा है। आज आपका डोर टू डोर डिलीवर हो रहा है, आप पता कर लीजिए, होम डिलीवरी हो रहा है। उसके साथ साथ स्मैक का धंधा इतना फल फूल रहा है कि आने वाले दिनों में हमको लग रहा है कि उड़ता पंजाब की तरह हमारा बिहार भी उड़ता बिहार होने लगेगा। ये अगर नहीं सुधरा, तो ये अगर इसको नई नीति बनाई गई, नई कानून नहीं बनाया गया, सख्ती नहीं किया गया, तो ये हमारा जो बिहार है और ये उड़ता बिहार नजर आएगा। हम यही कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर नाम और सवाल किससे है? सवाल क्या है? मेरा नाम है मुजीब राही। पहले मैं पंचायत में था झिलझिली, अभी बहादुरगंज में वार्ड नंबर 11 में हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से ये देख रहा हूँ बहुत दिनों से कि नगर से लेके पंचायत तक, ये भाई साहब हमारे सामने, नाम नहीं जानते हैं, वो पत्रकार जी हैं शायद, सही बोले हैं। मेरे कहने का मतलब है नगर से लेके पंचायत तक, जेडीयू से सवाल है मेरा, जेडीयू से, कि घूसखोरी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने 6-7 केवाला मोटेशन के लिए दिया, उसमें से 5 केवाला मेरा DCLR के यहाँ भेज दिया गया। मैंने 8,000 रुपये दिया, बोला 16 लगेगा, 16 नहीं दिया, जिसके कारण DCLR के यहाँ पड़ा हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, जो इंदिरा आवास, PM आवास, जो पहले इंदिरा आवास था PM आवास है, ये नगर से लेके पंचायत तक बिना 10,000, 20,000, 30,000, 25,000 लिए किसी गरीब को PM आवास का पैसा नहीं मिलता है। क्या इस सब में लगाम लगेगा? सर हमारे बीच में पवन कुमार अग्रवाल जी हैं, भाजपा से जिला कोषाध्यक्ष हैं। मैं चाहूंगा इनका जवाब आप दें। पवन कुमार अग्रवाल जी। जहाँ तक इन्होंने सवाल किया मोटेशन का, शांत रहिए सर। तो मोटेशन एक आपका निजी सवाल हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, इसके समर्थन में कोई भी सरकार नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। तो खत्म करने के लिए कुछ जवाबदेही हम लोग की भी है, जिसको हम लोग यहाँ बेलगाम करते हैं। इसीलिए किशनगंज जिला को, जिला के लोग, जिला प्रशासन के लोग इसको दुधारू गाय समझ करके यहाँ आने की चेष्टा करते हैं। जब तक हम अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं लेगा। रोकने की जवाबदेही हम सबों की है, न कि भाजपा की, न जदयू की, सारी जनता की है, और इसको रोकना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर खड़े हो जाएं। सर सवाल किससे है और आपका नाम क्या है और सवाल पूछिए। मैं नफीस हैदर। मेरा सवाल क्रमबद्ध सभी महानुभावों से होगा। सवाल इस प्रकार है भैया कि सर्वप्रथम हमारे महानुभाव अग्रवाल जी से उन्होंने कहा कि यहाँ जात पात पर वोट होती है, तो क्या आप जिस विचारधारा को समर्थित करते हैं, क्या वो धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती है? अगर नहीं करती है तो आप उसको साबित कीजिए। दूसरा, क्रमबद्ध तरीके से मेरा सवाल है कि चहुमुखी विकास की बात
हमारे माननीय वरुण सिंह जी ने किया। हम चहुमुखी विकास, चलिए ठीक है, आपने सड़कें बनाने को, रेलवे लाने को अगर विकास कहते हैं तो क्या हम मानसिक तौर से अविकसित नहीं हुए हैं कि जब कोई अल्पसंख्यक आपके राज्य में डरा रहता है, सहमा रहता है, कोई बच्ची सूरज डूबने से पहले घर आने से डरती है, आखिर क्यों? आपने क्या साम्राज्य दिया? बहुत बहुत धन्यवाद सर। सवाल क्या है और किससे है? मेरा सवाल है तीनों से, क्योंकि राजद भी सत्ता में रह चुकी है इसी 5 साल के बीच में, और अभी वर्तमान में जेडीयू और भाजपा सरकार चला रही है। हमारे इलाके के पश्चिमी इलाका जो महानंदा बेसिन के नाम पर आज तक ठगा जा रहा है, ये राजद भी वैसे ही ठग के गया। आज के डेट में जेडीयू और भाजपा जो गद्दी में बैठी है, ये दोनों भी इसमें कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। ये महानंदा बेसिन कब लाया जाएगा? इन लौचा, निसंदरा, झिंगागट्टा, बोचागाड़ी जो हमेशा करते रहा है, ये बारग्रिस्ट एरिया है, इसको कब सुधारा जाएगा? चलिए जदयू से इनका जवाब दीजिए। एक जन कोई भी जदयू से इनका जवाब दीजिए। जी भाई साहब, हमने पहले भी बोला है कि निसंदरा का पुल 17 में 18 में टूट गया, रास्ता टूट गया। पहले सुन लीजिए। लेकिन रास्ता टूटा 17 में विधायक तौसीफ आलम थे, उसके विधायक हमारे माननीय अंजार नहीं हुए, लेकिन सड़क आज तक नहीं बना। आपको दिख रहा होगा आज भी उसका जो ये डाइवर्सन बना है, डाइवर्सन पर थोनावर पानी होता है, गाड़ी नहीं आ सकता। आज एक चीज पूछना चाहते हैं, अवध बिहारी के बाद डबल इंजन की सरकार कहाँ रही? अवध बिहारी भी सिंगल इंजन के थे, आपने कभी मौका ही नहीं दिया। मौका दे के देखते, जो लोग यहाँ के सदस्य होते हैं वो विधानसभा और लोकसभा में, जो संसद होते हैं, लोकसभा में आवाज उठाते हैं, काम मांगते हैं, ये सदस्यों का काम है। ये काम हम लोगों जैसे छोटे लोग का नहीं है। और आप एक पर मौका दे के तो देखिए कि डबल इंजन का कितना विकास होता है, आपको बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सवाल क्या है, किससे है सवाल और नाम क्या है? मैं हरिमोहन, मैं लालू प्रसाद से पूछने के लिए चाहता हूं और आरजेडी से। देखिए, ठीक, 1990 में लालू जी आए बिहार में, और आप लोग जानते हैं कि 12-13 घंटा में आप लोग पटना पहुंचते थे। आज हम लोग 7-8 घंटा में पटना पहुंचते हैं। ये विकास है या नहीं है? सर राजद के लिए सवाल है, तो मैं चाहूंगा विधायक जी हमारे बीच, तो सर आप जो जवाब दें। भाई उस वक्त जाहिर सी बात है कि जब उस वक्त का जो रोड मैप था उस हिसाब से विकास हुआ था। 20 साल से लगातार नीतीश जी हैं, तो अभी विकास लालू जी करेंगे कि नीतीश जी करेंगे? अभी बोल रहे थे महानंदा बेसिन की बात, अभी वरुण जी बोले कि विधायक जी को आवाज, आप मैं साक्ष्य के साथ दूंगा कि मैंने किस किस मुद्दे पर सवाल उठाया। लेकिन अगर काम करने की जिम्मेदारी सरकार की है, हम लोग तो अपनी मांग रख सकते हैं, हम लोगों ने अपनी मांग को रखा। काम करने की जिम्मेदारी सरकार की है, काम तो सरकार को करना होगा। हम लोग काम तो मांगेंगे सरकार से, इलाके की बदहाली को दूर करने के लिए। सरकार करना नहीं चाहती है, यहाँ सौतेलापन का व्यवहार होता है, खास करके सीमांचल और किशनगंज के क्षेत्र के साथ हमेशा सौतेलापन का व्यवहार किया जाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। अच्छे योजनाओं को आपको अभी यही बताते चले कि बहादुरगंज टेरागा सड़क 1 साल पहले टेंडर हुआ, लेकिन आज तक ये मूर्त रूप नहीं ले पाया है। बहुत जद्दोजहद के बाद अभी हाई कोर्ट का डिसीजन आया, अभी भी काम शुरू हो जाना चाहिए। अब देखिए इसका क्या फल मिलता है। चलिए इनका सवाल लेते हैं। क्या नाम है और सवाल किससे? सर मेरा नाम मोहम्मद अखलाकुर रहमान है। मैं जदयू और भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि बिहार में 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार से पलायन अभी तक नहीं रुक रहा है। यहाँ रोजगार का कोई भी मतलब स्रोत नहीं है, खास करके सीमांचल के लोग दूसरे राज्यों में जाकर के रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो फिर विकास कैसे हुआ है? सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान का मामला हल होना चाहिए। ये नीतीश सरकार सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहा है, इसका जवाब दीजिए। बंटी सिन्हा जी हमारे बीच मौजूद है। सर पलायन को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा रहता है बिहार का, तो पलायन की स्थिति अभी भी सुधार नहीं हो पाई है, इनका कहना है। सर जवाब दें। सबसे पहली बात तो काफ़ी अच्छा सवाल है उनका, और मैं जवाब देना भी उसी तरीके से, उनके तरीके से चाहता हूँ। वर्ष 2005 में जब हमारी सरकार सत्ता में आई बिहार में, माननीय नीतीश जी ने 2006 में स्थानीय निकायों के माध्यम से
जो शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों की बहाली करने का काम किया वो आप देख ही रहे होंगे। साथ ही 2023 में बीपीएससी, पहले आपने सवाल कर लिया, जवाब भी सुन लीजिए। आप पढ़े आप बढ़े, यही हमारी सरकार की सोच है। अगर आप पढ़ के नहीं कुछ करना चाहते हैं तो सरकार क्या करेगी? सरकारें आएंगी और सरकारें चली जाएंगी। आप पहले मुद्दे की बात, अखलाक भाई पहले सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब सुने, जवाब। वर्ष 2005 के बाद, 2005 में जब सत्ता की बागडोर हमारी सरकार ने संभाली, 2005 में जब हमारी सूबे में नीतीश जी की सरकार ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ली, वर्ष 2006 में स्थानीय निकायों के माध्यम से बहुत सारे शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों की बहाली कराने का काम किया, और जिसमें जिम्मेदार वहां के मुखिया, वहां के चेयरमैन, वहां के जिला परिषदों को बनाया गया। आप अपने गांव से बेहतर नहीं जानते होंगे, इसीलिए जिम्मेदारी आपको दी गई। अब क्या पता था कि आप 2000 के टाइम का, लालू जी के टाइम का डिग्री खरीद के लाके मास्टरी कर रहे हो? तो उसके बाद भी सरकार ने लगातार उनको छानने का काम किया, बार बार परीक्षाएं लेने का काम किया कि एक अच्छे शिक्षक अगर हमारे बच्चों को तालीम देंगे तो मेरा बच्चा अच्छा करेगा। फिर 2023 में बीपीएससी के माध्यम से 2 लाख कुछ हजार लोगों को शिक्षक बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। पलायन जो सबसे बड़ी समस्या है, निरंतर हमारी सरकार पलायन के मुद्दे पे काम कर रही है। रोजगार का सृजन, ये जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ जब झारखंड अलग हुआ बिहार से तो क्या दिया था बिहार को, ये बताइए। हम लोग तो सीमित संसाधन में ही काम कर रहे हैं। विगत कुछ महीनों पहले हमारी सरकार ने, नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के क्रम में, माननीय विधायक जी मौजूद है, मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि 514 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। क्या नहीं दिया किशनगंज को हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने? और आप लोग और हम लोग क्या दिए उन्हें? भेंट स्वरूप ना एक विधायक दिया, ना एक सांसद दिया। लगातार काम करते आ रहे हैं और आप बोल रहे पलायन हो रहा है। आपका काम है, आप आरोप लगा सकते हैं। पलायन इससे ऐसा नहीं है कि अभी है, पलायन शुरू से रहा है। पलायन का मुद्दा शुरू से रहा है, कम हुआ है। रोजगार बढ़ेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा, हमारे बीच में हमारे विधायक जी मौजूद हैं, अंजार नईमी जी। सर, दोबारा अगर जनता आप पर विश्वास जताती है और तो आप लोग जो है, आप अपने क्षेत्र के लिए किन 5 मुद्दों पर जवाब देना चाहेंगे? सर, क्या विकास होगा? आप अपना मैनिफेस्टो बताएं जनता को। हम लोग तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हर महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। 2500 रुपया हर महीने हर महिलाओं के खाते में दिया जाएगा। बिजली आप जो 125 यूनिट दिए हैं, हम कह रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा। गैस सिलेंडर जो 1000 रुपया में आज 1100 रुपया में मिल रहा है, वो 500 रुपया किया जाएगा। रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, पलायन को रोका जाएगा। हम तो यही कहेंगे कि आने वाले दिनों में पूरा वेब चल रहा है अब प्रदेश में, और हम चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये सारे योजनाओं को धरातल पर लागू किया जाएगा। मैं यही कहूंगा, आप जो बोल रहे थे भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार चरम पर है। बात सही बोल रहे हैं अवाम कि भ्रष्टाचार चरम पर है। इसको रोकने की सरकार कोई उपाय नहीं कर रही है। पब्लिक का काम बगैर पैसा लिए नहीं होता है, सही लोगों ने कहा है। इस पर रोकने के क्या कारगर तरीका अख्तियार करती है सरकार को जवाब देना होगा। क्योंकि डबल इंजन की सरकार आज 20 साल से है राज्य में, तो इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि ऐसी क्या नीतियां लाएगी कि ये इस तरह के इसको रोका जाएगा। सर, 5 मुद्दे बताएं कि अगर जनता आपके बीच की, अगर जनता आपको दोबारा विधायक बनाती है तो अभी क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में क्या विकास नहीं हुआ है? किन 5 विशेष मुद्दों पर आप अपने जनता के लिए कार्य करेंगे इस विधानसभा क्षेत्र के लिए? ये इस बताएं सर इस पे। देखिए, हम लोग आने वाले दिनों में रोजगार मुहैया कराएंगे, पलायन को रोकने का काम करेंगे। आपका जहाँ पुलिया नहीं है, जैसे हमारा मटियारी घाट में पुल नहीं हुआ है, या आपका इधर चुनीमारी घाट में पुल नहीं हुआ है, तो उसको बनवाने का काम किया जाएगा। गुआबड़ी में पुल नहीं हुआ, कुछ जगहों पर ऐसा है, चिन्हित जगह है जहाँ पुलिया नहीं हुआ है, उसको बनवाने का काम किया जाएगा। जहाँ कुछ रोड रह गए हैं बनने के लिए, उसको बनवाने का काम किया जाएगा। और शिक्षा को बेहतर किया जाएगा। और जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें डॉक्टर्स, बेहतर से बेहतर डॉक्टरों की बहाली होगी और हमारे गरीब भाई बहनों का वहाँ इलाज होगा, दवाई मुहैया कराया जाएगा। ये सरकार जो तय कर लेती है, आपने बीच में जाति जनगणना किया था, आपने वादा किया, कैबिनेट में निर्णय लिया कि 94 लाख जो गरीबी रेखा से नीचे हैं जो लोग, उनको 2 लाख रुपया सहायता दे करके उनका उत्थान का काम किया जाएगा। आज तक सिर्फ कैबिनेट में निर्णय लिया जाता है, सिर्फ बोला जाता है, सिर्फ भाषण दिए जाते हैं, लेकिन उसको कारगर मूर्त रूप नहीं दिया जाता है। और ऐसे चीजों को हम लोग बढ़ावा देंगे और लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
अब मैं आग्रह करूंगा कि हमारे बीच वसीकुर रहमान जी हैं, नवाध्यक्ष प्रतिनिधि। सर 5 मिनट का आपका भी समय है, आप बताएं कि जनता के बीच में अपने विचार रखें कि किस तरीके से इस क्षेत्र के लिए विकास के कार्य होने चाहिए, क्या नहीं हो पाए हैं। सर मैं यहाँ पे सभी मौजूद जितने भी हमारे प्रतिनिधिगण यहाँ मौजूद हैं और जितने हमारे पब्लिक हैं यहाँ पे, मैं अपने विचार को यहाँ रखना चाहता हूँ कि हमारे सीमांचल या आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो किन 5 विशेष मुद्दों पर आप कार्य करेंगे। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा जो रोजगार को लेकर है, और हमारे यहाँ पे संसाधन मौजूद है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा संसाधन क्या मौजूद है, हमारे यहाँ मकई का खेती सबसे ज़्यादा होता है, धान का खेती सबसे ज़्यादा होता है। क्या मकई प्रोसेसिंग जो प्लांट है यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ मकई से अभी आपका इथेनॉल बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद है और प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जिससे हमारे रोजगार यहाँ पे हो सकता है। एक भी प्रोसेसिंग प्लांट हमारे ज़िले में सिर्फ एक गलगलिया में है, उसके अलावा कहीं नहीं है। एक तो सबसे पहले रोजगार के लिए प्रोसेसिंग प्लांट होना जरूरी है, मकई और धान और चावल के लिए, और उससे बहुत सारी संभावनाएं अभी है और चल भी रहा है। और हमारे यहाँ जितने कचरा है, जो कचरा को लेकर के हम बहुत बड़ा प्लांट बैठा सकते हैं, उसमें एक रोजगार का बहुत बड़ा अवसर है। इस कचरे को हम बर्बाद फेंक रहे हैं, ये कचरा हमारे लिए एक सोना है, उसके लिए भी आप कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई सरकार नहीं कर रही है, यहाँ तक कि इसको सोच में भी नहीं है। हम तो यही सोच रहे हैं कि इनका सोच में क्यों नहीं आता है कचरा एक सोना है, क्यों नहीं मकई प्लांट का प्रोसेसिंग का प्लांट खोला जाता है, क्यों नहीं आपका हमारे महानंदा बेसिन परियोजना का 3rd फेज का काम किया जा रहा है, जिससे हमारे यहाँ पे रोजगार की संभावना बढ़ेगी। किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था प्रचुर मात्रा में हो जाएगा, उससे हमारे पर्यटक यहाँ आ जाएंगे। जो बांध दोनों साइड बंधेगा, वो उस पर रोड होगा, हाईवे होगा, उस पर आपको ग्रीनरी होगा, जिससे हमारा पार्क बनेगा, जिससे हमारे यहाँ के पर्यटक आएंगे, जहाँ से हमारे इस नदी के द्वारा हम गंगा तक जा सकते हैं, पानी के रास्ते से यातायात का व्यवस्था बदलेगा। ये चीज़ हमारे यहाँ पे संभावना है। हमको दाल रोटी और चावल के लिए हमको मजबूर मत कीजिए। हमारे यहाँ के लोग अपने हिसाब से खाना पीना बहुत बढ़िया से खा रहे हैं, नहीं भी अगर सरकार देगी तो चलेगी। और हमको डराने की भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि डर का माहौल खत्म हो गया है, कि हम आज़ादी के वक्त नहीं डरे थे, मेरठ से लेकर दिल्ली तक हमको फांसी पे लटकाया गया था, उस वक्त नहीं डरे हम, तो अभी हमको कैसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बनेंगे आने वाले दिन में, तो हमारा सबसे पहला मार्मा होगा महानंदा बेसिन परियोजना, उसके बाद रोजगार का योजना होगा, इस रोजगार का योजना का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच पवन कुमार अग्रवाल जी हैं, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष हैं। सर आपके पार्टी को अगर अब इस बार इस विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो किन 5 विशेष मुद्दों पर आप बात करेंगे, बताएं सर। बात जो लोगों ने रखी है पलायन का, ये एकदम सही मुद्दा है, लेकिन पिछले के कुछ गत वर्षों में सर माइक को थोड़ा करीब करके और थोड़ा सा तेज में बोलें। एनडीए के या भाजपा के कोई भी विधायक या सांसद जीत के नहीं गए हैं, फिर भी रेगुलर में जितना विकास हो रहा है वो किया जा रहा है। अगर यहाँ की जनता एक बार मौका देती है तो फिर विकास की और गति बढ़ेगी। रही मक्का प्रोसेसिंग की बात, वो यहाँ के जनता के लिए लगने से बहुत बड़ा फायदा होगा, जिससे हमारा पलायन रुकेगा। यहाँ फैक्ट्रियों की जरूरत है, रोड पुलिया पुल बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन विकास को बढ़ाने के लिए यहाँ के लोकल को जवाब के तौर पर इंडस्ट्रीज देनी होगी। इंडस्ट्रीज से ही विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है, पलायन को रोका जा सकता है, जिसकी पूरी संभावना है। आप एक बार मौका देकर देखें, हम जनता के आभार में खरा उतरेंगे, यही मेरा जनता से कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम आते हैं, बंटी सिन्हा जी हमारे बीच मौजूद हैं। सर अगर आपकी पार्टी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है क्षेत्र से, तो किन 5 विशेष मुद्दों पर आप कार्य करेंगे विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने? जो हमारी यहाँ मौजूदा वर्ष 2005 से सूबे में सरकार लगातार रही है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे बहादुरगंज कंस्टिट्यूएंसी से लंबे अंतराल से एनडीए घटक दल के एक भी माननीय सदस्य बिहार विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। अगर जनता दल यूनाइटेड या एनडीए घटक दल का कोई भी प्रत्याशी हमारे 52 बहादुरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और अगर जीतते हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार की डबल इंजन की जो सरकार है, जो विकास की गति जो पटरी पे चली है, विकास की रफ्तार वो और आगे जाएगी, तेज़ी से और बढ़ेगी। जो यहाँ की खुशहाली है वो और बढ़ेगी।
एक चीज मैं और बता दूं कि लगातार हर मुद्दे पे हमारे सूबे की जो एनडीए डबल इंजन की जो सरकार है वो काम करते रही है। विकास की जो नई गाथा है वो लिखने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार ने करने का काम किया। साथ ही जब से एनडीए बिहार में अपने सत्ता का बागडोर संभाली है और साथ ही केंद्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से हर घर में, हर गांव में, हर टोलों में, हर मोहल्लों में जो विकास की रोशनी है वो लगातार दिख रही है। अगर हम लोग यहाँ मौका मिलता है हम लोगों को यहाँ से विधानसभा जाने का, तो निश्चित रूप से ये जो विकास की गति थोड़ी अवरुद्ध हुई है, विपक्ष के लोगों के आने के बाद वो पुनः पटरी पे आएगी और लगातार सरकार विकास की नई गाथा लिखते जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब वरुण सिंह जी हैं हमारे बीच में। वरुण सिंह जी, अगर आपके क्षेत्र से आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो किन 5 विशेष मुद्दों को लेकर उतरेंगे और क्या विकास होना चाहिए आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि जदयू को कभी मौका इस क्षेत्र से नहीं मिला। भाजपा को एक बार मौका मिला, उसके बाद कभी मौका ही नहीं मिला। विकास करने के लिए तो इस इलाके में बहुत कुछ है। थोड़ा तेज बोलें। प्रोसेस की काम होनी चाहिए, इथेनॉल की फैक्ट्री लगनी चाहिए जिससे पलायन रुकेगा। जो मानंदा बेसिन है उसका काम होनी चाहिए। सारे विकास के साथ जो है इन बातों का काम होना चाहिए और विकास होना चाहिए। यहाँ जो है बहादुरगंज को सब डिवीजन बनाने का काम होना चाहिए। इसी मुद्दे पर हम काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए जब चुनाव करीब आता है तो यही जनता है जो अभी सवाल कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब देखा जाता है तो बिहार में जो मत की संख्या है वो बहुत कम होती है। जब चुनाव आयोग ऐलान करता है, इलेक्शन की डेट होती है, तब आप उस दिन कहीं बाहर जाके घूमना फिरना पसंद करते हैं, ना कि मत देना पसंद करते हैं। तो हमारा जो प्रभात खबर अखबार है वो निष्पक्ष है और जिम्मेदार अखबार है। इस लिए जो है हम बताना चाहें कि हमारा जो अखबार यहाँ पर आप लोगों से एक शपथ करवाने आया है कि इस बार के चुनाव में आप सभी जाकर अपने प्रतिनिधियों को चुनने का जो करेंगे कार्य, इसके लिए हम लोग एक शपथ करवाएंगे। तो मैं आग्रह करूंगा आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं 2 मिनट प्लीज सर। सभी लोग अपने दाएं हाथ आगे करेंगे, सब लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे, मैं शपथ लेता हूं कि मैं वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरा जिम्मेदारी भी है। बिहार आगे, देश जागे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे YouTube चैनल प्रभात खबर के माध्यम से मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि कल अखबार प्रभात खबर अखबार में भी एक बड़े तौर पर इस कार्यक्रम का प्रसारण आप लोगों को देखने का मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर।